हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 4 आ चुका है बायोलॉजी का, जो कि लाइफ प्रोसेस का है। तो उसी के साथ हम अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले बच्चों हम एक चीज पढ़ते हैं, रिवीजन विद मोनू सर। तो इसी के साथ बच्चों हम पहले रिवीजन करते हैं कि हमने इससे जो लेक्चर थर्ड था उसमें हमने क्या पढ़ा था। बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्टमक जो है एक लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जो मतलब स्टमक वाली मतलब कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में मदद करती है। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया और म्यूकस हो गया। अब बच्चों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है फॉर पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन को पचाने में और ज्यादा मदद कर सके, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है बच्चों डिपेंडेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे। और बच्चों जो म्यूकस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को, जिससे स्टमक को कोई खराब ना हो। तो इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था लिवर। लिवर क्या होता है बच्चों? लिवर जो एक एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स दो होते हैं हमारे पास। तो वो एसेसरी ऑर्गन्स का पार्ट है जो कि डाइजेशन में हेल्प करने में मदद करता है, लेकिन फूड उसमें से एक्चुअली पास नहीं होता है। तो लिवर ही बच्चों कुछ जूसेस सेक्रेट करता है। तो लिवर बच्चों एक जूस होता है बाइल जूस, वो सेक्रेट करता है। वो स्टोर कहाँ होता है बच्चों? बाइल जूस के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर वो स्टोर होता है। मतलब बच्चों बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और बच्चों जो बाइल जूस का काम क्या होता है? फूड को अल्कलाइन बनाना और एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करना। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था पैनक्रियास। पैनक्रियास कुछ पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसको रिलीज करता है। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या आता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन बच्चों प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लाइपेज जो होता है बच्चों फैट्स को पचाने में मदद करता है, और बच्चों जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बच्चों पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 5 से 6.5 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है, और वो भी बच्चों कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रेट करती है फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब बच्चों ये फाइनल डाइजेशन का स्टेप होता है कि इस होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करता है। और बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है फाइनल डाइजेशन करता है। और बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को बच्चों हम कोलोन भी कहते हैं, और उसमें दी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड होता है। और इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था रेक्टम एंड एनस। जो बच्चों अनअब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। और बच्चों हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, जो प्रोटीन है अमीनो एसिड का, और जो फैट्स है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों न्यूट्रिशन एमोबा। एमोबा पहले बच्चों एमोबा जो होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बच्चों जब फूड आता है तो अपने जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन करके सूडोपोडिया जिसको कहा जाता है उससे फूड को कैप्चर करता है, और जब बच्चों फूड को कैप्चर कर लेता है वो जगह को कहते हैं फूड वैक्यूल। उसके बाद बच्चों वो डाइजेशन करके उसका पूरा खत्म हो जाता है न्यूट्रिशन एमोबा। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था पैरामीशियम। पैरामीशियम बच्चों एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। और बच्चों अगर हम इसके बारे में और जाने तो जैसे कि ये एक शू शेप लाइक लगता है। शू शेप मतलब जैसे आप बच्चों जूता पहनते हैं उसके अंदर एक फॉर्म जैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है वो पैरामीशियम की तरह। बच्चों जो पैरामीशियम है वो ओरल ग्रुप से खाना खाती है और एनल पोर से उसे निकाल देती है। उसके बाद बच्चों हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग पढ़ा था कि डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग बच्चों जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बस एक्सलेशन एंड इनहेलेशन की प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। और रेस्पिरेशन बच्चों हमारे सेल करते हैं जो कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग है बच्चों वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और बच्चों रेस्पिरेशन है केमिकल प्रोसेस है। और बच्चों जो ब्रीथिंग है इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, और बच्चों जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन सेल्स। ओके बच्चों, तो अब इसी के बाद हमने पढ़ा था इसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। और बच्चों फर्दर एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, और उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बच्चों जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, और बच्चों जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसका बच्चों एग्जांपल हो जाएगा यीस्ट। और बच्चों लेक ऑफ ऑक्सीजन है उसका हमारे स्केलेटल जो बॉडी होती है जब हम कोई हाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है जॉइंट्स पे, जो कि हमें बाद में दर्द होता है हमको। उसके बाद हमने बच्चे पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट का तो और ऑक्सीजन मिलता है
तो एनर्जी बना देता है, और अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है लैक्टिक एसिड बना देता है, और जो बच्चों फिर अगर उसके पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एथेनॉल बना देता है। तो इसी के आगे बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, ब्रीथिंग के आगे रेस्पिरेशन जो टॉपिक है हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बच्चों हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना चालू करते हैं। अब बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या क्या है। अब बच्चों पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हाउ ऑर्गेनिजम्स डू respiration, how organisms do respiration, how organisms do respiration। अब इसके आगे बच्चों अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले बच्चों होता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स बच्चों क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स बच्चों जो हमारी ये नोज में 2 ओपनिंग्स है उसको कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। और बच्चों इसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो अगर आप देखते होंगे कि उसमें नेसल पैसेज, मतलब जो नाक के अंदर जिसके बच्चे नॉस्ट्रिल्स है उसके अंदर जो स्पेस है उसको कहा जाता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद आता है बच्चों फेरिंग्स। बच्चों फेरिंग्स एक कॉमन एरिया होता है जहां पे फूड और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं। उसके बाद बच्चों देखा जाए तो आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को बच्चों एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम्स एप्पल बच्चों जो मतलब हमारा थ्रोट जो होता है इसको कहा जाता है लैरिंग्स। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, ट्रैकिया। उसके बाद बच्चों आ गया है ट्रैकिया। उसके बाद आता है बच्चों ब्रोंकियाई, और उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन जाती है किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स। और बच्चों ब्रोंकियोल्स जो है आखिरी अपने पास रखता है एल्वियोली। तो बच्चों ऑर्गेनिजम्स में इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले हमारे जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं वहां से ऑक्सीजन लेते हैं और नेसल पैसेज में जाते हैं। जैसे कि बच्चों अगर एक तरह से डायग्राम बना के अगर समझा जाए तो देखिए बच्चों आप एक बार देख लीजिए। तो ये देख लिया बच्चों, ये जो है यहाँ पे हमारा माउथ हो गया, या हमारा बकल कैविटी, ये हमारी माउथ होती है बकल कैविटी। इसको हम यहाँ से सांस लेते हैं, ये नेसल पैसेज होता है, ये नेसल पैसेज होता है बच्चों, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज होता है बच्चों। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, नेसल पैसेज के बाद आता है फेरिंग्स, मतलब वो कॉमन एरिया जहाँ पे फूड और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं। उसके बाद बच्चों आता है लैरिंग्स। ये जो होता है बच्चों इसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद बच्चों क्या आता है, उसके बाद आता है ट्रैकिया। ये इसको कहा जाता है, ये होता है हमारा माउथ और ये होता है हमारा नेसल पैसेज जहां से ऑक्सीजन जाती है। और ये जो है जो फेरिंग्स, ये कॉमन एरिया होता है जहां पे माउथ और जो हमारी ऑक्सीजन है वो एक जगह मिलती है। लैरिंग्स बच्चों होता है हमारा ये एडम्स एप्पल, यानी कि हमारा थ्रोट, जिससे मतलब हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं इसको। और बच्चों ये होता है ट्रैकिया, ये प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ द एयर। और बच्चों ट्रैकिया के बाद हमने पढ़ा था क्या होता है, ब्रोंकियाई। ट्रैकिया में बच्चों ये होता है ब्रोंकियाई। और बच्चों ये जो ब्रोंकियाई है ये फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स बच्चों मतलब ऐसी ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस, ये हो गया बच्चों ये छोटी छोटी ब्रांचेस, ये बच्चों ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई। और ये बच्चों जो फर्दर डिविजन्स है ब्रोंकियोल्स, ये हो गया बच्चों ब्रोंकियोल्स। और यहां अगर आप देखेंगे तो यहीं पे हमारा होता है क्या, यहीं पे होता है हमारा लंग्स, यही पे बच्चों ये है हमारा लंग्स, ठीक है बच्चों। और एल्वियोली क्या है बच्चों, ये देखिए जो फर्दर डिविजन्स है यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जब एयर एंटर करती है तो ये फूल जाता है, ये देखिए ये है बच्चों एल्वियोली। तो अगर इतना आप अभी समझ चुके हैं और आपको नोट करना है तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों अब चलिए हम इसको एक बार जैसे हमने समझाया वैसे हम लिख लेते हैं।
तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, when air enters through our nostrils there is a passage which is known as nasal cavity। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं, ये हम नेसल पढ़ लिए, नोस्ट्रिल्स और नेसल कैविटी हो गया। इसके बाद बच्चों क्या आता है, फेरेंक्स। एंड आफ्टर दैट there is a common there is a common space where food and oxygen comes is called pharynx। उसके बाद बच्चों and our voice box is known as larynx। और बच्चों फेरेंक्स लैरिंक्स हो गया। उसके बाद बच्चों क्या, then air reaches near trachea and goes in bronchi। एक मिनट बच्चों, and trachea which prevent collapsing of air through which prevent collapsing of air and further divided into bronchi and bronchioles, which has balloon-like structure, alveoli। चलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल के आता हूं और इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना पढ़ लीजिए। तो चलिए बच्चों, आई होप आपने अभी तक लिख लिया होगा। तो इसी के साथ हम आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो हमने एल्वेओली एक ऑर्गन है, इसके बारे में समझते हैं।
एल्वेली बच्चों होता क्या है? एल्वेली बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्वेली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, और बच्चों ये होती है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब बच्चों हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का एंडिंग पॉइंट है जहां पे एल्वेली पे आकर रुक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेजना होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एल्वेली। तो और उसके बाद हम बच्चों देखें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो चलिए बच्चों एक बार हम इसे लिख लेते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर के बाद बच्चों क्या होगा? ये बच्चों वेरी थिन वॉल होती है, क्योंकि बच्चों अब डिफ्यूजन करने के लिए, डिफ्यूजन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मतलब वो सब्सटेंस होते हैं वो चले जाते हैं। तो बच्चों डिफ्यूजन होने के लिए लेयर जो होती है बहुत पतली होनी चाहिए, इसलिए बच्चों जो एल्वेली है वेरी थिन वॉल, इसके पास बच्चों बहुत थिन वॉल होती है, और बच्चों इसके पास ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, सप्लाई विद ब्लड वेसल्स, वेसल्स। और बच्चों ये जो है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है बच्चों? ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत थिन वॉल होती है इसकी, और ये सप्लाई विद होता है ब्लड वेसल्स। साइट ऑफ एक्सचेंज। अब चलिए बच्चों एक बार आप इसे लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों इसी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए बच्चों, जो एल्वेली बार अभी हम पढ़ रहे थे, एल्वेली मैंने आपको जो मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था एल्वेली कब खुलेगी? एल्वेली जो है बलून का स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए ऐसे नॉर्मल। अभी फूलेगा कब? जब इसमें हम हवा को डालेंगे, जब बच्चों इसमें हम हवा को डालेंगे तब ये फूलता है। तो इसी के साथ तो बच्चों एक और पॉइंट भी लिख लेते हैं, एक्सपेंड्स when air enters। फूलती कब है बच्चों? ये जब हवा उसके अंदर जाती है। तो चलिए आपने अभी तक लिख लिया होगा, इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या? ह्यूमन हीमोग्लोबिन। अब बच्चों ह्यूमन हीमोग्लोबिन क्या है? आपने बच्चों खून के बारे में तो जानते होंगे, जिसको हम ब्लड कहते हैं नॉर्मली, उसमें बच्चों रेड ब्लड सेल होता है। अब बच्चों रेड ब्लड सेल जो है वो एक पिगमेंट कंटेन करता है, उसको कहा जाता है क्या बच्चों? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है बच्चों? जो हमें बच्चों जो लाल रेड ब्लड सेल जो है लाल दिखता है, खून लाल दिखता है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब बच्चों हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का बच्चों काम ये है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो कंटेन्स कर सकता है एक बार में 4 ऑक्सीजन के एटम्स को कंटेन कर सकता है एक हीमोग्लोबिन। तो इसी के साथ बच्चों हम लिखते हैं, और बच्चों जो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। क्या बच्चों? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। चलिए लिखते हैं ह्यूमन हेमोग्लोबिन, ह्यूमन हेमोग्लोबिन। बच्चों ह्यूमन हेमोग्लोबिन है क्या? ब्लड, या फिर बच्चों आरबीसी लिख सकता हूं बच्चों, रेड ब्लड सेल अफेयर्स रेड बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बच्चों मदद इसलिए, हीमोग्लोबिन की वजह से बच्चों जो हमें खून होता है क्या दिखता है? लाल दिखता है, हेमोग्लोबिन। अब बच्चों हेमोग्लोबिन है क्या? हेमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन बच्चों क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। और बच्चों इसको ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, नोन एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बच्चों क्या हमने जाना कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी
जाना जाता है। अब बच्चे इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चों ऑक्सीजन के एटम्स को बाइंड्स करना, बाइंड्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड रीच एट ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ओके बच्चों, आपने इतना देख लिया होगा और समझ चुके होंगे। तो इसी के बाद आप इस पर लिखना है तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों ये जो हमने अभी पढ़ा ह्यूमन हेमोग्लोबिन, अगर आप एक बात सोचते हैं कि हेमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, क्या ऐसी भी कोई चीज है जो ऑक्सीजन के अलावा भी बाइंड हो सके उससे? तो देखिए बच्चों, हम एक्सेल क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? और CO2। और एक बच्चों होता है, इसको तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, और ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो एक हीमोग्लोबिन है, मतलब समझ लीजिए बच्चों ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर बच्चों क्या है? हीमोग्लोबिन है। ये एक बार बच्चों क्या कर सकती है? 4 ऑक्सीजन के एटम को रख सकती है। कितने? 4 ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। लेकिन अगर बच्चों हीमोग्लोबिन के पास चॉइसेस हो तो वो इन तीनों में से किसको कंटेन करे, तो उसका ऑर्डर देते हैं बच्चों। तो बच्चों वो ऑक्सीजन को तो सबसे पहले कंटेन किसको करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को, फिर ऑक्सीजन को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब देखिए बच्चों, अगर हीमोग्लोबिन हैज अ चॉइस टू बाइंड इन 3 ऑफ देम, तो सबसे पहले बच्चों क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करेगी, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं इंस्पिरेशन एंड इंस्पायरेशन, सॉरी बच्चों, एक्सेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में अंतर क्या होता है? तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन समझने से पहले बच्चों एक चीज करके देखते हैं। पहले बच्चों आप सांस लीजिए एक लंबी, फिर छोड़िए। तो बच्चों देखिए, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है कि अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बच्चों आगे बढ़ो और सांस लीजिए और महसूस कीजिए, आपको ऐसा लग रहा हो कोई चीज जो है नीचे जा रही है। बच्चों जो हमारा लंग्स होता है, ये समझ लीजिए बच्चों हमारा जो लंग्स है, इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है। जब बच्चों इसके नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब बच्चों रिलैक्स होता है, लेकिन जब बच्चों सांस लेते हैं तो ये बच्चों फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और जब रिलैक्स होते हैं तो फ्लैट इस शेप का हो जाता है, डोम शेप कहा जाता है इसे। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अंतर। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या अंतर होता है? चलिए लिखते हैं inhalation and exhalation, inhalation and exhalation। एक मिनट बच्चों, पहले मार्कर में एक बार ये डाल लें। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेसेस है। इनहेलेशन में बच्चों क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और बच्चों जब सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। जब बच्चों हम सांस लेते हैं तो वो जो है बच्चों डाउनवर्ड चला जाता है, और बच्चों जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? डोम शेप का हो जाता है। तो लिखते हैं बच्चों इसी के साथ लिखना चालू करते हैं। द डायफ्राम becomes flat and contract। ओके बच्चों, और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? द डायफ्राम becomes dome shaped and
रिलैक्स। वैसे बच्चों अगर आप चाहें तो इसको दो पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि पहला कि द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट और दूसरा द डायफ्राम बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड जब हम इनहेलेशन करते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड और उसके बाद बच्चों ये भी लिख सकते हैं डायफ्राम बिकम्स रिलैक्स। ये होता है बच्चों क्या रिलैक्स हो जाता है। अब देखिए बच्चों when we inhale then ribs comes outward। और बच्चों इसमें क्या लिखेंगे when we exhale then ribs comes downward। और बच्चों इन्फ्लेशन क्या होता है एयर comes from nostrils to lungs। इसमें बच्चों एयर कहां से आता है नॉस्ट्रिल से लंग्स में। और बच्चों यहां क्या होता है एयर गोज फ्रॉम लंग्स टू नॉस्ट्रिल। तो देखिए बच्चों एक तरह से हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। अभी बच्चों ऐसे आपको कम पॉइंट्स लग रहे होंगे क्योंकि हमने 2 पॉइंट पे एक ही में डाल दिया है। क्या हो गया बच्चों द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट और फिर बच्चों हम दूसरा लिख सकते हैं डायफ्राम बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड। ये 2 पॉइंट हो गए। और व्हेन वी इनहेल देन रिब्स कम्स आउटवर्ड एंड एयर कम्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स एयर गोज फ्रॉम लंग्स टू नॉस्ट्रिल। और व्हेन वी एक्सहेल देन रिब्स कम्स डाउनवर्ड द डायफ्राम बिकम्स डोम एंड रिलैक्स। तो चलिए बच्चों एक बार आप लिख लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए बच्चों आपने ये लिख लिया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों हम पढ़ने क्या जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं बच्चों पहले हम लिख लेते हैं न्यूट्रिशन। सॉरी बच्चों न्यूट्रिशन ये दिमाग में हो गया है क्योंकि पहले भी हमने न्यूट्रिशन के बारे पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब बच्चों प्लांट्स कैसे रेस्पायर करता है। तो बच्चों प्लांट्स रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। अब बच्चों लेंटिकल्स क्या है। बच्चों लेंटिकल्स एक ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके बीच में बहुत ज्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो कि बच्चे हेल्प करते हैं। अब देखिए बच्चों जैसे अगला पॉइंट हम लिखे इट हैज लार्ज इंट्रासेलुलर space ensures that all parts in contact of air अब बच्चों ये जो होते हैं डिफ्यूजन भी करते हैं। तो बच्चों देखा जाए तो बच्चों और जो ये बच्चों डिफ्यूजन करते हैं तो जैसे कि बच्चों हम लिखें कि डिफ्यूजन कि या फिर बच्चों हम लिखें डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। ये बच्चों डिफ्यूजन भी करते हैं तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स
अपॉन environmental conditions, environmental conditions and requirement of plant and requirement of plant। तो बच्चों इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। तो आपने अभी तक बच्चों ये नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अगर आपने ये नोट कर लिया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिए। तो चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों आगे टॉपिक है रेस्पिरेशन ऑफ फिशेस। अब बच्चों आप समझेंगे कि जो फिश जो होती है कैसे रेस्पायर करती है। क्या बच्चों हम क्या समझेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे रेस्पायर करती है। बच्चों अब आप पहले मेरे को बताइए कि ह्यूमंस कैसे रेस्पायर करते हैं। ह्यूमंस के पास कौन सा रेस्पिरेशन ऑर्गन है। अब वो है बच्चों क्या लंग्स। और ऐसे ही मेंढक के पास भी लंग्स होता है जो कि एम्फीबियन है। और बच्चों जो फिशेस हैं उनको पाइसेस कहा जाता है कि बायोलॉजिकल नेम। तो बच्चों बताइए उनके पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए और बता दीजिए कि आप भी पढ़ने वाले बच्चों में से ही हैं। तो ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको कि बच्चों जो फिशेस हैं उनके पास क्या होता है गिल्स। गिल्स उनके बच्चों क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो बच्चों मछली का क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। अब गिल्स के पास बच्चों भगवान ने गिल्स दिया तो गिल्स के ऊपर उन्होंने उसे कवर भी दिया है। उसको कहते हैं क्या बच्चों ओपर्क्यूलम। अब बच्चों एक बात आपने देखी होगी पानी को क्या कहते हैं बच्चों H2O। अब H2O में बच्चों हाइड्रोजन जाता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है हाइड्रोजन जाता है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों कम है ठीक है बच्चों और हाइड्रोजन क्या है ज्यादा। अब बच्चों एक बात बताइए कि पानी का जो फॉर्मूला है H2O मछली कहाँ रहती है पानी में क्या है ऑक्सीजन कम है। तो बच्चों पानी में जो मछली रहती है वो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी हमसे ज्यादा होता है। तो क्या आपको पता है कि ह्यूमंस का रेस्पिरेशन रेट क्या है एवरेज रेस्पिरेशन रेट ऑफ ह्यूमंस। अगर नहीं पता है तो मैं उसको नोट्स के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। हेलो बच्चों नोट average respiration rate of adult human is 12 to 20 breath per minute। अब बच्चों मैंने क्या किया ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ मतलब क्या होता है बच्चों हमने बताया था ब्रीथिंग मतलब क्या होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला के एक ब्रीथ बनती है। तो बच्चों हम एक एडल्ट जो ह्यूमन है वो 12 से 20 बार ब्रीथ करता है पर मिनट। और बच्चों एक चीज और नोट कीजिए ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी of oxygen in water, due to low availability of oxygen in water, the respiration rate of fishes is more। ठीक है बच्चों तो इससे क्या पता लग गया बच्चों जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है इसलिए फिशेस का जो रेस्पिरेशन रेट ऑफ फिश इज मोर।
इनमें जो बच्चों मछली का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो ज्यादा होता है। तो बच्चों ये पहले दो नोट है, तो इनको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो चलिए अब आपने तो इसको देख ही लिया होगा। तो बच्चों अब इससे पहले मैंने जो जो चीज समझाई थी उसको एक बार देखते हैं। मैंने क्या होता है बच्चों, मछली के पास क्या होता है सांस लेने के लिए, गिल्स। अब उसके पास होता है गिल्स, गिल्स के ऊपर कवरिंग को क्या कहते हैं, ओपर्क्यूलम। और अब बच्चों पहले एक बात देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों रेस्पिरेशन फिशेस, रेस्पिरेशन एंड फिशेस। अब बच्चों क्या होता है, फिशेस के पास, फिशेस हैव respiration, respiratory organ known as gills। क्या है बच्चों मछली के पास, गिल्स, covering of gills known as operculum। क्या होता है बच्चों इसके पास, ओपर्क्यूलम। अब एक चीज देखिए बच्चों, मैं एक मछली बनाता हूं, ये होगी बच्चों क्या, मछली। और एक साइड बच्चों मैं यहां पे भी मछली बनाता हूं। अब क्या बच्चों आप दोनों मछली में अंतर समझ पा रहे हैं कि अंतर है क्या। अब बच्चों अंतर इन दोनों में क्या है, इसको बच्चों गिल्स कहा जाता है। अब इन दोनों में पता है बच्चों अंतर क्या है, उसका मुंह खुला है, इसका मुंह बंद है। देखिए बच्चों अब मछली को जब ऑक्सीजन लेना रहता है पानी में, H2O अपना मुंह खोलती है और पूरा पानी इसके मुंह में चला जाता है। और जब ये गिल्स में जाता है, गिल्स की जो कवरिंग है ओपर्क्यूलम वो बंद ही रहती है, बंद रहती है। और बच्चों ये ऑक्सीजन ले लेती है, ऑक्सीजन को जैसे बच्चों इसने ले लिया, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और बाहर निकालती है। और बच्चों जो इसका ओपर्क्यूलम है उसको खोल देती है और पानी के साथ साथ, क्या बच्चों पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जो बच्चों एक्सेसिव पानी रहता है वो तो निकलता ही निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल देती है। बच्चों जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मछली मुंह खोलती है, पानी अंदर लेती है और गिल्स में जाता है पानी, वो पानी में से ऑक्सीजन ले लेती है और जो एक्सेसिव हाइड्रोजन है वो अपना निकाल देती है विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, तब तक आप ये देख लीजिए। अब बच्चों हमने मछली के बारे में पढ़ लिया और बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ डू फिशेस ब्रीथ इन वाटर। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, fishes have respiratory organ known as gills, covering of gills known as operculum, and it takes oxygen from the water। अब एक बात बताइए बच्चों, अब हम कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं जिनके सांस लेने का तरीका कुछ अलग है। आपने अर्थवॉर्म केचुए के बारे में सुना होगा। अब केचुआ कैसे सांस लेता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। केचुआ बच्चों सांस लेता है अपनी स्किन से। अब मेंढक कैसे सांस लेता है बच्चों, मेंढक सांस लेता है, उसके पास एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू वो सांस ले सकता है। लंग्स होते हैं उसके पास और उसके पास स्किन से भी वो सांस ले सकता है और बच्चों माउथ से भी सांस ले सकता है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बच्चों, स्किन। अब बच्चों जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, उनके पास होते हैं बच्चों स्पेरिकल्स, स्पेरिकल सांस लेने के लिए, एंड ट्रैचील्स। और बच्चों उसके बाद में क्या होता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियन कैसे सांस लेते हैं बच्चों, लंग्स एंड स्किन बोथ। तो चलिए बच्चों जल्दी से राउंड डाउन कीजिए।
तो इसी के साथ बच्चों हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के एक स्टेप पे और जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। मैंने बताया था लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अब बच्चों हम उसी के साथ पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए और अपनी जिंदगी को एक कदम और सफलता की ओर पहुंचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के अगर डेफिनेशनल अगर लैंग्वेज बोलूं तो मैं ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस व्हिच अलाउस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज फूड, सॉल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर थ्रू वन प्लेस, वन सेल टू अनदर सेल ऑफ आवर बॉडी। इसका क्या मतलब है बच्चों, जो बहुत सारे हमारी बॉडी के लिए वो जरूरी चीजें हैं जैसे खाना, सॉल्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो बच्चों चलिए ट्रांसपोर्टेशन लिख लेते हैं एक बार। तो इसी के साथ बच्चों पहुंच चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन? अब बच्चों क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस। Transportation is a life process which allows useful substances such as food, salts, carbon dioxide, nitrogenous waste, etc. to one part to multicellular organism। बच्चों ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस एटसेट्रा टू मल्टीसेलुलर organisms from one place to another place। तो जल्दी बच्चों इसको लिख लीजिए, तब तक मैं मार्कर पे एक डालता हूं। तो बच्चों इसी के साथ हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या आएगा बच्चों हमारी बॉडी है उसने हर काम करने के लिए एक सिस्टम बना रखा है। जैसे बच्चों बॉडी में हमारा जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस होता है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन होता है उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसे ही ये ट्रांसपोर्टेशन काम है इसके लिए क्या बना रखा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों अब हम चालू क्या करते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। अब क्या देखेंगे बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी एक मिनट बच्चों, दोबारा मार्कर में थोड़ा लग रहा है कि प्रॉब्लम आ चुकी है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं एक बार ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
बताइए बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। और मेरे लिखने से पहले ही आप लिख के बता दें कि आप उन बच्चों में से नहीं है जो टाइम पास करने आते हैं। आप उन बच्चों में से हैं जो दिन रात कभी भी जब आपको टाइम मिलता है अपने गोल को पूरा करने के लिए अपनी जी और मेहनत एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगर आपने राउंड राइट अप कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों आ गया ब्लड, यहां से आ गया ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के बाद क्या आ गया बच्चों, हार्ट। तो चलिए इनमें से हम एक के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड। अब बच्चों ब्लड है क्या? अब बच्चों ब्लड इज a red colored, blood is red colored fluid connective tissue। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? टिश्यू है मतलब बच्चों की एक से ज्यादा सेल्स है, मोर देन 2 सेल्स नोन एज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि जो हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करती है। अब कनेक्टिव टिश्यू में आ गया बच्चों ब्लड। ब्लड का क्या है कि वो हमारे पूरे बॉडी फैला है, मतलब हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने वाला है ब्लड। तो हम लिख सकते हैं ब्लड एक लाल कलर का कनेक्टिव टिश्यू। अब लाल क्यों है इसलिए हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं। तो बच्चों ये लाल होता है किसके, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब एक बात पूछिए बच्चों कि जो ब्लड है वो सिर्फ ब्लड नहीं है, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब बच्चों जैसे कि हम और आगे पढ़ना चाहें तो हमने बता दिया कि ब्लड है क्या। अब बच्चों हम देखिए कि ब्लड में कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। क्या बच्चों, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखना है बच्चों हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लड पुट इन टेस्ट ट्यूब। एक बच्चों हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इसके अंदर बच्चों हमें ब्लड डाल के एक प्रोसेस होता है बच्चों, क्या, सेंट्रीफ्यूग। हाँ ये एक मिनट बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक मशीन द्वारा किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, जैसे कि ये देखिए वो एक मशीन ऐसी होती है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स को पुट किया जाता है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स को पुट किया जाता है, और बच्चों ये एक डिफिनिट स्पीड से घूमती है। एक डिफिनिट स्पीड से बच्चों क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है। एक डिफिनिट स्पीड से रोटेट होती है, तो बच्चों इससे क्या होता है, इससे होता है कि बच्चों जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे जब बड़ी क्लास में आएंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन अप्लाइड होता है। तो बच्चों जो हैवी सब्सटेंस जो ये हमारा ब्लड है उसमें जो हैवी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, हैवी वाले, और लाइट वाले क्या आ जाते हैं बच्चों, ऊपर आ जाते हैं। और ये बच्चों ये बीच में और एक मटेरियल आ जाता है। चलिए बच्चों पहले इसको मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमने अभी पढ़ा कि ब्लड में सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो बच्चों चलिए इसको डायग्राम थोड़ा बड़ा करके देखा जाए। समझ लीजिए बच्चों, अगर मैंने ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो इतना पार्ट है वो ब्लड निकला, और जो इतना पार्ट है वो कुछ और होगा, और जो ये पूरा पार्ट है ये कुछ और होगा। तो बच्चों आप जल्दी से बताइए क्या होगा। ये है प्लाज्मा, नीचे वाला बच्चों प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। ये क्या होता है बच्चों, आरबीसी। आरबीसी को बच्चों किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। क्या, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को बच्चों किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स। और बच्चों ये जो आरबीसी है इसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स नहीं होता। प्लाज्मा में बच्चों क्या क्या होता है, प्लाज्मा में बच्चों वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स,
बच्चों और क्या हो गया, और बच्चों जैसे कि हमारा जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस, ये सब प्लाज्मा के अंदर आते हैं। अब बच्चों इसमें से आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, जो प्लाज्मा पार्ट है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, और ये कितना होता है 55%। हमारे ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा, और बच्चों 1% होता है क्या, 1% बच्चों क्या होता है प्लेटलेट्स, और ये होता है बच्चों 44% आरबीसी। तो आप जल्दी से इसे देख लीजिए और आगे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो बच्चों अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं, तो अब इसके आगे देखते हैं कि इन सबका इंडिविजुअल काम क्या है। तो बच्चों काम क्या है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा इज इट इज अ फ्लूइड सब्सटेंस, इट इज फ्लूइड, helps transport, help digestion, digestion related transports, helps in digestion related transports like nutrients, ions, बच्चों जैसे कि न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब प्लाज्मा का काम है। बच्चों क्या हमने पढ़ा, एक पढ़ते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हमने क्या जाना बच्चों, ये ल्यूकोसाइट्स नाम से होता है बच्चों, इसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और बच्चों ये क्या करते हैं, मेक्स एंटीबॉडी टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजन। क्या बच्चों, फ्रॉम पैथोजन। अब इसके बाद अगर हम बच्चों और देखें, हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब बच्चों प्लेटलेट्स के अंदर ये भी बच्चों बहुत टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर होता है थ्रोम्बोब्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट्स, और बच्चों क्या, फिब्रिन। जब बच्चों आपको कभी चोट लगती होगी, आपने देखा है कि आप कहीं जा रहे हो, अगर आपको चोट लगी, आप कहीं गिर गए, आपका जिसके यहाँ से खून निकलने लगा, तो 1-2 दिन बाद अपने आप ही वो खून जो होता है वो उस एरिया पे एक रेड कलर का कुछ सब्सटेंस आ जाता है, जिससे जो खून है वो तुरंत ऑन द स्पॉट अपना रुक जाता है। तो बच्चों ये हेल्प क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब बच्चों जो ब्लड को रोकने से, मतलब बच्चों ये ऐसे जाल जैसे सब्सटेंस बना देता है जहां से खून निकल रहा होता है। अब बच्चों एक हो गया आरबीसी। आरबीसी आपको मैंने बताया था बच्चों, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या बच्चों, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम एक और पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, ब्लड वेसल। हमने बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के अंदर कंपोजिशन पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स। चलिए ब्लड वेसल्स जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स, क्या, ब्लड वेसल्स। अब बच्चों ब्लड वेसल्स क्या है, लिखें तो इट इज a hollow tube, it is a hollow tube which consists of three types
टाइप्स। ये हो गया बच्चों आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। अब बच्चों बात करें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? तो बच्चों ब्लड वेसल मैंने जैसे लिखा कि होलो ट्यूब। होलो मतलब क्या होता है बच्चों? खोखली, खोखला। कोई मतलब कोई ट्यूब है तो अंदर से खोखली है। जैसे बच्चों आपने स्ट्रॉ देखा होगा, तो स्ट्रॉ का बच्चों आउटवर्ड मतलब आउटसाइड से देखेंगे तभी वो होता है, अंदर वो बिल्कुल खाली होता है। क्योंकि अगर बच्चों अंदर से वो भरा होता है उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो और जैसे बच्चों बैम्बू का भी एग्जांपल ले सकते हैं अगर होलो ट्यूब का लेना हो तो वैसे ही होलो ट्यूब होता है बच्चों ये आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, जो कि क्या मदद करती है ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में। तो बच्चों आर्टरी जो एक है ये जो ब्लड को क्या कहां पहुंचाती है बच्चों? अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है दूर, अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से दूर लेकर जाती है बच्चों ये टुवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट के पास लेके जाता है। और बच्चों ये क्या करता है? एक्सचेंज बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। ये बच्चों काम मदद करता है क्या? आर्टरीज एंड वेन्स के बीच एक्सचेंजिंग का। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों इसके बाद अभी हमें एक डिफरेंस वाला चार्ट बनाना है, तो बनाते हैं। बच्चों यहां आप लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टरी वेन कैपिलरी। अब बच्चे यहां पहला पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब बच्चे इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब मैंने बताया था बच्चों आर्टरी, याद कर लीजिए आर्टरी जो होता है अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है ब्लड को, अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाता है। और बच्चों ये टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरी क्या करता है बच्चों? एक्सचेंज substances between artery and veins। ये एक हो गया बच्चों। अब बच्चों प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर, तो बच्चों इसमें मोर प्रेशर होता है। अब आप बच्चों एक चीज देखिए, जैसे कि मैंने ये हार्ट बना दिया, ठीक है बच्चों, जैसे कि ये मैंने बना दिया हार्ट से जैसे कि यहां से बच्चों ब्लड जा रहा है तो बिल्कुल प्रेशर में जाता है, क्योंकि इसको जाना है नीचे की साइड बच्चों ग्रेविटी भी इसका सपोर्ट करती है। लेकिन अगर उसी ब्लड को बच्चों अगर ऊपर आना हो तो उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी आना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी तो बच्चों उसको नीचे की साइड ही खींच रही है। तो इसीलिए बच्चों यहां से प्रेशर में जाता है, यहां ये थोड़ा स्लो आता है। तो बच्चों आप प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पे मोर, लेस, मीडियम। अब बच्चों अगर तीसरा हम देखें बॉल की बात करें, बॉल, तो बच्चों जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा, भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे बनाया कि हर चीज के लिए उन्होंने हर चीज सोच के किया है। यहां से बच्चों हमारे हार्ट से जो ये मतलब प्रेशर जो है ज्यादा रहता है, तो ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए इसको एक थिक वॉल होती है, थिक मतलब मोटी, एंड इलास्टिक मतलब जैसे बच्चों आपने रबड़ देखा होगा वैसे इलास्टिक, वो इलास्टिक होती है ज्यादा। ये बच्चों होती है क्या? थिन। और बच्चों ये क्या होगी? ये और मोर थिन। पहले बच्चों आप इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम और आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इसके बाद इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स और बचे हैं। तो बच्चों हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं।
इसमें बच्चों चौथा देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है बच्चों, आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बच्चों वीन्स क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बच्चों रुकिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। एक मिनट बच्चों, एक फॉर्मूला है लेफ्ट साइड का जो होता है, तो बच्चों ये देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होता है बच्चों क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या होता है बच्चों, बोथ। इसके में ये बच्चों एक्सचेंज करने में मदद करता है, इसलिए इसमें दोनों ही ब्लड होते हैं। पांचवा देखा जाए तो बच्चों वाल्व्स। वाल्व्स क्या होता है बच्चों, वाल्व्स बच्चों हार्ट के अंदर एक देखिए बच्चों, जैसे मैंने बनाया हार्ट, यहां से बच्चों ये जो है वीन आ रही है समझ लीजिए, और यहां से कैपिलरी जो एक्सचेंज में मदद कर रहा है। और बच्चों यहां से क्या आ रहा है, यहां से ये आर्टरी आ रही है, तो ये भी एक्सचेंज करने में मदद कर दे रहा है। तब बच्चे ये देखिए यहाँ पे ना, मैंने जैसा आपको बताया कि अगेंस्ट ये ना अलॉन्ग विद ग्रेविटी जा रहा है, मतलब ग्रेविटी इसको मदद करे नीचे आने में, लेकिन ऊपर जा रहा है। अगर देखिए अगर ये ऊपर मतलब जा रहा है और ग्रेविटी इसके नीचे आ रही है, तो इसको दिक्कत होगी ऊपर जाने में। अब बच्चों यही जो ब्लड है ऊपर जाते जाते ऐसा ना हो कि ग्रेविटी के साथ ही पूरा नीचे आ जाए, इसलिए बच्चों एक वाल्व जैसे स्ट्रक्चर मतलब ऐसे सर्कल सर्कल होते हैं जो इनको कहाँ हेल्प करते हैं, ऊपर जाने में। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या बच्चों, वाल्व। अब इसी के साथ हम वाल्व जान रहे हैं, तो जान लेते हैं कि वाल्व होता क्या है। वाल्व करता क्या बच्चों, प्रिवेंट। एक बार बच्चों पहले अपने यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, वाल्व क्या होता है, क्या करता है बच्चों, वाल्व अगर हम लिखें, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। क्योंकि बच्चों आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में बच्चों होता है वो तो अलोंग दी ग्रेविटी आता है, तो इसलिए इसमें इसकी जरूरत है ही नहीं, एब्सेंट। और बच्चों वीन में क्या है, वीन में जरूरत है क्योंकि वीन में ऊपर साइड जा रहा है इसकी ग्रेविटी, तो इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें भी बच्चों क्या है, एब्सेंट होता है, क्योंकि बच्चों ये जो है एक नॉर्मल ऐसे वे में रहती है। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अगर आपने इतना लिख लिया, एक लास्ट पॉइंट रह गया है। अब एक लास्ट पॉइंट हम करते हैं और तब फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब बच्चों एक और क्या है टॉपिक, फंक्शन। इसके फंक्शन क्या होते हैं। अब बच्चों आर्टरी का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसका क्या बच्चों, रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट टू हार्ट। और बच्चों कैपिलरी के लास्ट में लिखते हैं, पहले बच्चों और इसका लिख लेते हैं। इसका क्या काम होता है बच्चों, ऑक्सीजन को हर पार्ट तक इसको पहुंचाना। और बच्चों अब कैपिलरी देखते हैं, कैपिलरी क्या करता है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को, ये लेता है, और ये क्या करता है बच्चों, एक्सचेंज या फिर बच्चों स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस एंड सैंड outside from body। तो बच्चों इसी के साथ ये ब्लड वेसल वाला टॉपिक खत्म हुआ, और ये लास्ट
तो इसी के साथ अगर बच्चों हमने पढ़ा तो हमने ब्लड वेसल भी हम खत्म कर चुके हैं। अब चलिए बच्चों, इसी के साथ आपको एक और नोट लिखना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बच्चों? लार्जेस्ट आर्टरी का नाम, लार्जेस्ट आर्टरी, और क्या बच्चों? लार्जेस्ट वेन। इसका नाम है बच्चों क्या? अरोटा, अरोटा, अरोटा। और इसका बच्चों नाम है वेना कावा, वेना कावा। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से इसको यहाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद बच्चों हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल पढ़ लिया, और हार्ट का पार्ट जो बचा हुआ है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चों ये जो मैंने कराया है इसके जो नोट्स हैं अच्छे से, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मस्ट वॉच ऑन दी चैनल ऑन माय पीडीएफ। और बच्चों जल्दी से ये सब आप देख लीजिए, जो मैंने यहाँ से लिखवाया वो भी आप लिख सकते हैं, और जो मैंने टेलीग्राम चैनल पीडीएफ अपलोड करूंगा वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सेम डे पीडीएफ और ये जो मैंने वीडियो बनाई है लेक्चर, ये भी आप तक पहुंच जाएगा। तो जल्दी से इसे देखिए और बेनिफिट उठाइए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।